जय हिंद बच्चों। आज हम साझेदारी का जो पूरा एक प्रोसीजर है, जो 12th का एक अकाउंट्स को जो दो भागों में हमने बांटा है, एक साझेदारी पढ़ रहे हैं तो दूसरा कंपनी पढ़ रहे हैं। तो आज हम साझेदारी के एक अंतिम चरण को देखने जा रहे हैं कि हमने सबसे पहले तो देखा था अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में सबसे पहले हमने जाना कि जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यानी सामान्य सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत में आपने थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के जो पॉइंट्स लिए थे उसमें आपने जाना कि साझेदारी क्या है, संलेख किस तरह से स्थापित किया जाता है, लिखित और मौखिक होता है। मैं ये एक आपकी पुनरावृत्ति कर रही हूँ ताकि आप एग्ज़ाम के दौरान जब इसे देखें और सुने तो आपका पूरी तरह से एक रिवीजन हो जाए। तो बच्चों ध्यान से इनको सुनते चलिएगा और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप लिखते चलिएगा कि साझेदारी बेसिक प्रिंसिपल्स में सबसे पहले हमने जाना कि साझेदारी क्या है, उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन, फीचर्स और डीड। ये डीड से संबंधित हमने आपको 2 प्रश्न पढ़ाए थे। इसकी मुख्य बातें क्या होती हैं और अभाव में लागू होने वाले नियम क्या होते हैं। बच्चों इनकी अच्छे से पुनरावृत्ति कर लीजिएगा। इसके आधार पर जो हमने न्यूमेरिकल्स को देखा था, न्यूमेरिकल्स में आप जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जिसे हम नियोजन, वितरण या समायोजन के नाम से जानते हैं। बच्चों देखिए, इसका एक प्रश्न तो आपको आएगा एग्जाम में। तो इससे संबंधित जो बेसिक फॉर्मेट है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करना, साझेदारों को पूंजी पर ब्याज देना, लोन पर ब्याज देना या सैलरी, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा वो या तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस के फॉर्म में मिलेगा। ये सब पूरा आपने P&L एप्रोप्रिएशन में सीखा। लेकिन इसके साथ साथ हमें जानना ज़रूरी है कि जब हम साझेदारों की व्यक्तिगत आय और व्यय का ब्यौरा लिखते हैं तो उसमें हमें मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, जिसे हम 2 विधियों के नाम से जानते हैं, एक स्थिर पूंजी विधि और दूसरी परिवर्तनशील पूंजी विधि। ये आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारे नोट करिएगा। इनका एक डिफरेंस इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये हमने आपको 2 पार्ट में बताया था, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। और आपने जाना था फिक्स कैपिटल मेथड के अंतर्गत 2 खातों को बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। और इसमें आपने जाना था केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एक तरह से ये कहें कि इन दोनों की मदों को एक साथ लिख देना पार्टनर्स कैपिटल में होता है। और बच्चों जब भी अकाउंट आएगा तो जब साझेदारों के पूंजी खाते आपको पूछे जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उन साझेदारों ने कितनी आपको प्रारंभिक पूंजी लगाई है, कितना उन्होंने ब्याज प्राप्त किया है, विड्रॉन क्या हुआ है, कोई प्रॉफिट अर्न हुआ है, नेट प्रॉफिट, तो उसकी क्रेडिटिंग एंट्री होगी, नेट लॉस होगा तो उसकी डेबिट एंट्री होगी। इस तरह से आपने कंपाइल्ड फॉर्म में कैपिटल और करंट अकाउंट को दोनों को जाना था। और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल्स में न्यूमेरिकल आपको देखने होंगे वो है साझेदारों को लाभ की गारंटी, पूंजी पर ब्याज, प्रारंभिक पूंजी की गणना से संबंधित भी हमने आपको प्रश्न समझाया था, वो उसको आपको अच्छे से दोहराना है। इसके साथ साथ आप जानेंगे कि जब हम ड्राइंग्स करते हैं, विड्रॉन, हम जानते हैं परिभाषा, जब किसी फॉर्म से किसी साझेदार द्वारा निजी उपयोग हेतु राशि आहरित की जाती है तो उसे हम आहरण का नाम देते हैं। और जो आहरण होती है उसकी भी कैलकुलेट करने की कुछ विधियां हैं, वो विधियां आपको जाननी है और उसको दोबारा पढ़ना है न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी। सॉरी, ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स के फॉर्मेट थे। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? पहला बेसिक फंडामेंटल। इसके आगे बच्चों हमने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन जिसे हम पुनर्गठन का नाम दे रहे थे। और इस पुनर्गठन में बच्चों आपने इस तरह की कुछ चीज़ें याद कर रहे होंगे। आप साझेदार का प्रवेश पढ़ा था, वो भी आप नया वर्ड ऐड कर सकते हैं। फिर आपने निवृत्ति, इसे बच्चों अवकाश ग्रहण भी बोलते हैं हिंदी में।
निवृत्ति को अवकाश ग्रहण, या इंग्लिश में आप रिटायरमेंट, और फिर मृत्यु यानी डेथ। ये जो केसेस हैं ये साझेदारी के पुनर्गठन में आपको थ्योरी में आ जाते हैं, बट हमने इनको अलग अलग कैलकुलेट करना सीखा कि जब किसी फॉर्म में किसी नए व्यक्ति का साझेदार के रूप में प्रवेश होता है तो हमारी फॉर्म की परिस्थितियाँ किस तरह से भिन्न भिन्न होती हैं। हमने देखा कि नए लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन होता है, किसी नए साझेदार के आने से हमारे गुडविल इफेक्ट होती है, हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इफेक्ट होता है। रीवैल्यूएशन आपको याद है, इसको दोहरा देते हैं हम। पुनर्मूल्यांकन खाता वह है जो किसी नए साझेदार के प्रवेश, निवृत्ति अथवा मृत्यु की दशा में एक विशेष रूप से खाता खोला जाता है। इसमें संबंधित संपत्ति एवं दायित्वों के उच्चावचन मूल्यों को यानी घट बढ़ मूल्यों का लेखा करके ये दर्शाया जाता है कि आपने कुल कितना लाभ कमाया या हानि हुई, उसका लेखा जोखा करने के लिए आप पुनर्मूल्यांकन खाते को पढ़ते हैं। बच्चों, पुनर्मूल्यांकन खाता सामान्य तौर पर एक ही खाता है, लेकिन इससे संबंधित जब प्रश्नों की बात आती है तो इसका फॉर्मेट पूछा जा सकता है आपको, इससे संबंधित जर्नल प्रविष्टियाँ पूछी जा सकती हैं, और तो और इससे रिलेटेड डायरेक्ट आपको थ्योरी आ जाती है बेटा कभी कभी कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो मुझे ऐसा लगता है ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से एक बार कर लेना चाहिए। आप जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल खुद ब खुद आपको याद होने लगेंगे कि किस ढंग से संपत्ति का मूल्य में वृद्धि। इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे आपको याद रखनी है पुनर्मूल्यांकन खाता की, मैं इसकी दशा में बता रही हूँ, इन तीनों दशा में पुनर्मूल्यांकन खाता, ये भी हम आपको लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता का जो बेसिक रूल है वो क्या है, इंक्रीज, देखो ये इंक्रीज का एरो लग गया, इंक्रीज इन एसेट्स, इन शॉर्ट याद करना है आपको, इंक्रीज इन एसेट्स, और देखो एक डिक्रीज का लगा दिया हमने इन लाइबिलिटीज। ये रूल याद रख लो आप। हिंदी में क्या बोलोगे बच्चों, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी, ये क्या दर्शाएगी, ये क्रेडिट में लिखे जाएंगे। ये कौन सी आइटम होंगी, क्रेडिट, ये रूल याद रखिएगा। और डेबिट में क्या होगा बेटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज विल बी डेबिटेड इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। यदि आपने ये याद रख लिया तो इसका मतलब है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है और आप उसके आधार पर किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बशर्ते आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा कि संपत्तियों की प्रमुख मदें क्या होती हैं और दायित्वों की क्या होती है। तो ये भी बहुत साधारण सी बात है कि जो ऐसी संपत्तियाँ जो रोकड़ रूप में ना हो उनकी घट बढ़ को हम इसमें दर्शाते हैं, किसको छोड़कर, कैश को छोड़कर, कि कैश घट रहा है, बढ़ रहा है, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये पुनर्मूल्यांकन खाता हम इन तीनों दशाओं में कर चुके हैं। इसके आगे हमने जाना कि गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है। तो गुडविल एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक आ जाता है कि उसका आशय पता करना है आपको, उसकी परिभाषा क्या कही गई है, उसके विशेषताएं और उत्पन्न होने के कारण क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ख्याति का मूल्यांकन विभिन्न विधियों के आधार पर, जिसमें हमने आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड का ज्ञान कराया। पूंजीकरण की विधि को हमने बच्चों कैसे बताया था कि औसत लाभ के आधार पर होगी और एक होगी अधिलाभ के आधार पर। तो आपको इसी तरह की थ्योरी और न्यूमेरिकल की तैयारी करनी है। आगे हम जाते हैं कि जब लाभालाभ हो गया, गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, उसके ट्रीटमेंट को देख रहे हैं। ट्रीटमेंट भी दो मेथड में होता है, प्रीमियम और रिवैल्यूएशन मेथड में होता है। इसका ट्रीटमेंट के आधार पर हमें देखना पड़ता है क्या नया पार्टनर अपने कैश फॉर्म में गुडविल ला रहा है, नहीं ला रहा है, तो किस तरह से उसका इफेक्ट होगा। तो इसका एक थ्योरी और एक जर्नल का न्यूमेरिकल आपको अच्छे से रिवाइज करना है। डेथ और रिटायरमेंट, देखिए जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे
तो लगभग सेम होते हैं दोनों केसेस। यदि 3 पार्टनर है हमारे पास और बी रिटायर हो जाता है तो इन दो का जो लेखा है वो इसके आधार पर हो रहा है। ये जा रहा है तो किस तरह से इसका गेनिंग रेशो करेंगे। गेनिंग रेशो भी आपने सीखा, सेक्रीफाइसिंग नए में होता है जब आता है, जाने में गेनिंग रेशो होता है। तो ये जो पार्टनर अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो ये देखेंगे कि फर्म में उनकी स्थिति अभी कैसी है रिटायरमेंट के समय। अब ये रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्या क्या देना है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे रिलेटेड 2 प्रश्न आपको करने बच्चे। एक तो निवृत्त साझी को देय राशि की गणना में क्या क्या देंगे और जो देंगे वो किस प्रकार से देंगे, ये 2 चीज़ें जाती हैं। तो जहाँ किस प्रकार से देंगे आता है ना, वो होती है लमसम, किश्त आ जाती है, आप बैंक से ले सकते हैं, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किस ढंग से उनकी इंस्टॉलमेंट लोन के फॉर्म में बना देते हैं, तो यहाँ पर एक लोन अकाउंट सीखा आपने। तो रिटायरमेंट और डेथ के सेम केसेस होते हैं। अब हम जो मूव कर रहे हैं वो होता है डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन को कहते हैं हम साझेदारी का समापन। अब यहाँ देखिए कौन कौन से प्रश्न आपको देखने होंगे। नए शुरुआती ढंग से देखते हैं हम समापन। समापन को बच्चों विघटन नाम से भी जानते हैं। इसे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 के अनुसार पढ़ते हैं। जैसे आपने धारा 4 के अंतर्गत पढ़ा था साझेदारी व्यवसाय क्या होता है, वैसे साझेदारी का विघटन आपको धारा 39 यानी 39 के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि जब साझेदारी की समाप्ति हो जाए, अनुबंध बंद हो जाए, ऐसी स्थिति को हम साझेदारी फॉर्म का विघटन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ 2 प्रश्न आ जाते हैं। 2 कौन से प्रश्न आते होंगे बच्चों? एक तो साझेदारी का विघटन अलग होता है और साझेदारी फॉर्म का विघटन अलग होता है। साझेदारी का विघटन से क्या समझते हैं आप कि जब फर्म में 3 साझेदार हैं और उसमें से कोई एक चला जाए एक चला जाने से क्या होता है, जो चल रही साझेदारी है वो अपने आप ही समाप्त हो गई है। ये साझेदारी का विघटन है। लेकिन फर्म तो चलेगी, हो सकता है वो 2 फर्म में 2 साझेदारी फर्म को आगे बढ़ा रहे हो, या हो सकता है किसी नए को शामिल कर लें, वो डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशंस क्या हैं। अब दूसरी जो बात हम करने जा रहे हैं वो है साझेदारी फर्म का। तो शब्दों को यहाँ समझ लेना है बच्चों, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। साझेदारी फर्म का विघटन कहता है कि हमारी लगातार चल रही फर्म अचानक बंद हो जाए, पूरी तरह से बंद हो जाए। इनके कई कारण होते हैं, इसके कारणों को भी हम पढ़ते हैं साझेदारी फर्म के विघटन की परिस्थितियों के नाम से। तो वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है जब न्यायालय आदेश दे देता है, एक होता है न्यायालय के आदेश के बिना होती है। तो आदेश के बिना कुछ ऐसे समझौते होते हैं कि समझौते द्वारा विघटन, आपस में डिसाइड कर लिया तीनों पार्टनर ने कि अब इसमें एग्रीड है, अब हम फर्म को बंद कर रहे हैं। अनिवार्य, आप जिस उद्देश्य से आपने फर्म की स्थापना की है वो उद्देश्य पूरा हो गया हो, वो अवधि पूरी हो गई हो, वो कार्य समाप्त हो गया हो, तो इसको हम अनिवार्य विघटन के नाम से जानते हैं। संयोग द्वारा विघटन होता है जब कभी दिवालिया घोषित हो जाए, फर्म को हानि होने लगे, तो ऐसे अनिवार्य समझौते, आकस्मिक संयोग, ये विघटन आपके न्यायालय के आदेश के बिना होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बच्चों विघटन की परिस्थितियों के अंतर्गत पढ़ना है। एक थ्योरी आपकी हो गई है साझेदारी का विघटन और साझेदारी फर्म के विघटन के मध्य अंतर। इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी आपको एग्जाम में मिलेंगे। और थर्ड क्वेश्चन एक आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको बारे में पढ़ने के लिए थोड़ी सी हमें जानकारी और लेनी पड़ेगी कि जब साझेदारी व्यवसाय बंद ही हो रहा है तो अब हम अकाउंटिंग कैसे करें, जो हमारा ये सब फैला हुआ व्यापार था उसको कैसे कंपाइल करें, कैसे साझेदारों को लाभ का अपना हिस्सा मिले, कितनी हानि हो गई उसको कैसे वहन करें। इन सब के लिए हमें जो लेखांकन व्यवहार अपनाना पड़ता है बच्चों, उसके लिए ज़रूरत होती है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में। और वो किस ढंग से होती है, मुख्यतः कुछ खाते तैयार किए जाते हैं जिसमें सबसे बड़ा और मुख्य खाता होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इसका नाम क्या है बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट।
यानी वसूली खाता। अब ये तो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हमें वसूली करना है सबसे, बस वही चीज़ है कि चूंकि अब हमारी फॉर्म बंद हो गई है, अब बंद होने पर हम खाते को किस तरह से दिखाएं, तो सबसे पहला और मुख्य खाता जिसे आधार कहते हैं, ये आधार बन जाता है इस अकाउंटिंग का, और इसके साथ साथ पैरेलल हम बाकी खातों को भी क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न आ रहा है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे आपको कि वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों में इस चैप्टर के अंतर्गत अंतर आता है। एक अंतर क्या है कि पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते के मध्य अंतर क्या है, तो कितनी सामान्य से अंतर है। देखो, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लो। पुनर्मूल्यांकन खाता किसी नए साझेदार या के प्रवेश, निवृत्ति या मृत्यु की दशा में बनता है। वसूली खाता कब बनता है, जब किसी साझेदारी फॉर्म का विघटन या समापन निश्चित होता है, तब हमें वसूली खाता तैयार करना होता है। पुनर्मूल्यांकन खाते में हम संबंधित संपत्ति एवं दायित्वों के घट बढ़ मूल्य को दर्शाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि जितना भी है एक्चुअल जो एसेट्स हैं, जितनी एक्चुअल लायबिलिटीज़ हैं, उनकी बुक वैल्यू और उनकी जो सेल वैल्यू है उन्हें हम दर्शाते हैं, पेड अप वैल्यूज़ को। और इससे प्राप्त लाभ को हम क्या करते हैं, जो साझेदार होते हैं, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर समस्त साझेदारों के मध्य लाभालाभ का बंटवारा होता है। कितने सामान्य से अंतर है, इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अब हम आते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट पर। एक बार में आप इसको प्रारूप को समझ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि यदि वसूली खाते से संबंधित किसी प्रश्न को आपको देखने मिल रहा है तो आप उसे किस तरह से हल करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो नॉमिनल, जैसे आपके अकाउंट का फॉर्मेट होता है डेबिट और क्रेडिट, आपको वैसी स्ट्रक्चर देना है। सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट होगी और उस बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनकी बुक वैल्यूज़, यानी हम कह सकते हैं स्थिति विवरण, यानी आर्थिक स्थिति विवरण में जो संपत्ति और दायित्व हैं उनके पुस्तकी मूल्य को ट्रांसफ़र करना है। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि जो बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उनको ओरिजिनल बुक वैल्यू से ट्रांसफ़र कर लीजिए। जितने एसेट्स हैं उनको और जितनी लायबिलिटीज़ हैं उनको, एक्सेप्टिंग कैपिटल। अब जिनको हमें पेड ऑफ करना है, जिनसे हमें रियलाइज़ करना है, तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स हैं, वो आपके सब कहाँ जाएंगे, टू साइड। और देखिए बच्चों, यहाँ पर हम हेडिंग क्या दे रहे हैं, टू सन्ड्री एसेट्स। क्या दे रहे हैं, टू सन्ड्री एसेट्स, यानी विविध प्रकार के एसेट्स हैं। अब कुछ भी हो सकता है, वो तो देखिए बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर है, हम 2-3 आइटम आपको बता दे रहे हैं। डेटर्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकता है, या प्लांट ऊपर ही लिख सकते हैं, बिल्डिंग एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर्स, डेटर्स। और यहाँ पर आप लायबिलिटीज़ ले लीजिए, करेंट लायबिलिटीज़ जिनका आपको भुगतान करना है, पेड ऑफ करना है। क्रेडिटर्स हैं, कोई बिल्स पेबल हैं, कोई लोन आ गया है, वो भी आप लिख सकते हैं। ये बच्चों वो बता रहे हैं जो बैलेंस शीट की ओरिजिनल बुक वैल्यू थी, ये हमने केवल जस्ट ट्रांसफ़र किया उनकी कीमतों से। अब देखिए, जब हमारी फॉर्म बंद हो रही है तो हम इन संपत्तियों को बेचेंगे, सेल करेंगे। अब ये सेल किस तरह से होती है, कई बार तो क्या होता है, इन संपत्तियों को हम जब बेचते हैं तो बाजार में उनका मूल्य निकाल लेते हैं और उस मूल्य को रियलाइज़ कर लेते हैं हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। अब ये तो साधारण सी चीज़ है, यदि हम बेच रहे हैं तो कैश या बैंक में आएगा, तो इसके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। यदि आपको आगे चलकर क्वेश्चन में बैंक अकाउंट पूछा जाता है तो आप सारी एंट्रीज उसको बैंक से ही डिनोट करते चलें, और यदि कैश आ रहा है तो आप कैश भी डाल सकते हैं, दोनों ही करेक्ट वे होंगे। तो जब हम इसको रियलाइज़ करेंगे बच्चों, तो बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कर लेंगे, ओके। लेकिन अब यहाँ ध्यान दीजिए, मान लो बिल्डिंग और फर्नीचर को तो क्या किया,
बिल्डिंग और डेटर्स दो चीज़ें हैं जो हमने रियलाइज कर ली, पर सी पार्टनर ऐसा है जो कह रहा है कि भाई फर्नीचर तो मैं खरीद लूँगा फर्म के बंद होने पर, यानी रियलाइज कर लूँगा। तो जो फर्नीचर का सेल वैल्यू है वो किसके अकाउंट से जाएगा? उस पर्टिकुलर बी पार्टनर के। यदि बी ले रहा है तो बी, सी ले रहा है तो सी। अब बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी व्यक्तिगत खर्चों से लेते हैं तो या तो वो करंट अकाउंट से जाएगा या कैपिटल अकाउंट से जाएगा। तो आपको जब फॉर्मेट बनाने आए तो आप करेंट और कैपिटल दोनों करके मेंशन करेंगे। यदि प्रश्न में आपको दिया गया कि सी का साझेदारी का पूंजी खाता बनाना है या बी का पूंजी खाता बनाना है, तो आप फिर उसको सीज कैपिटल नाम से लिखेंगे और ब्रैकेट में शो करेंगे कि फर्नीचर रियलाइज्ड बाय सी या बाय बी, जो भी पार्टनर का नाम हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक इसी प्रकार से जितने हमारे ओरिजिनल बुक वैल्यू के लायबिलिटीज थे, यानी दैट इज द पार्ट ऑफ करेंट लायबिलिटीज, जो हम उसको पे ऑफ कर सकते थे। कौन कौन से कर सकते थे? क्रेडिटर्स है, बिल्स है, लोन है, जो मेंशन होगा आपको उसी ढंग से पे करना होगा। एक और छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी क्या होता है जब हम पेमेंट करने की स्थिति में पहुंचते हैं तो बच्चों हमें कुछ कम पेमेंट करने की कंडीशंस आ जाती क्योंकि हमारी फॉर्म ऑलरेडी बंद हो रही। तो क्रेडिटर्स में हमें डिस्काउंट देना पड़ता है कि भाई तुम थोड़ा सा कम कर लो, यानी 5,000 का पेमेंट 10% डिस्काउंट पर है। तो यहाँ जब हम पेमेंट करेंगे तो ठीक वैसे जैसे आपने क्रेडिट में लिखा था, टू कैश या बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स पेड ऑफ, बिल्स पेबल पेड ऑफ। इसके अलावा ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, इसको करने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक्सपेंडिचर्स भी बेयर करने पड़ते हैं। उन एक्सपेंडिचर को डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे एक्सपेंसेस जब आएंगे तो जस्ट यू विल राइट हियर डायरेक्टली कितना लिखना है, वो अमाउंट टू लीगल एक्सपेंसेस कैश नाम से आ जाएगा। एंड एट लास्ट जैसे हमारे कॉन्सेप्ट होता है कि हमें अकाउंट को क्लोज और बैलेंस करना है, तो हम जब क्लोज और बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट टोटल माइनस डेबिट, वही प्रोसेस होगा कि जब हमारा क्रेडिट यदि एक्सेस आएगा डेबिट की तुलना में तो आपको प्रॉफिट होगा बच्चों, और यदि अपोजिट हो गया तो आपको लॉस होगा। और ये जो नेट और प्रॉफिट लॉस है ये संबंधित साझेदारों के चालू और पूंजी खाते में ट्रांसफरेबल होंगे। अब देखिए, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं ना बेटा हम, तो सबसे पहला खाता आपने रियलाइजेशन खोला, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल होता है, पार्टनर्स करेंट होते हैं, ये दोनों आ सकते हैं। करेंट कैपिटल डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, कौन कौन से अकाउंट पूछे जा रहे हैं। नॉर्मली हम इनको सीक्वेंस में बोलेंगे, करेंट और कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा कैश और बैंक ऑटोमेटिकली क्लोज होता है क्योंकि हमारी अब फॉर्म बंद हो जाती है, जो ले रहे हैं जो दे रहे हैं वो सब बराबर। एंड एट लास्ट यदि किसी तरह का कोई लोन प्रोवाइड हुआ है तो उस लोन का भी पेमेंट करके उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो बच्चों ये एक सीक्वेंस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का, लेकिन इसमें से कुछ ही पार्ट आपको आता है। हो सकता है इसमें जर्नल एंट्रीज पूछे, फॉर्मेट पूछे, जनरल थ्योरी आ जाती है आपको, तो जनरल थ्योरी में आपको थोड़ा शॉर्ट में सबका लिखना आना चाहिए और जर्नलाइजिंग उनकी समझना चाहिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस की पहली स्टेज होती है जर्नल। तो बच्चों इस तरह से आपको पार्टनरशिप चैप्टर का अपना रिवीजन अच्छी तरह से करना है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन करो, अपना न्यूमेरिकल को रिवाइज करो, थ्योरी को लिख कर देखो। थैंक यू। जय हिंद।